लोगों ने बात किए थे कि जो पोलन होता है, पोलन ग्रेन होता है, तो वो पोलन ग्रेन मैच्योर होता है। तो हमने कहा था कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसके अंदर दो टाइप के सेल होते हैं। पोलन जब मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर दो साइन है। एक साइन क्या है? एक साइन ये है कि उसके अंदर देखने को मिलेगा जनरेटिव सेल। कौन से सेल देखने को मिलेंगे? जनरेटिव सेल। और दूसरी जगह उसके अंदर कौन से सेल देखने को मिलेंगे हमको? वेजिटेटिव सेल। कौन से सेल देखने को मिलेंगे? वेजिटेटिव सेल। ठीक है। देन हमने ये कहा था कि कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं, यानी तकरीबन 60%, 60%, 60% जो पोलन होते हैं स्पेशली एंजियोस्पर्म के अंदर, वो दो सेल के मरहले में पोलन ग्रेन से क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। यानी 60% ऐसे होते हैं जो टू सेल स्टेज या दो सेल के मरहले में वो क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। लेकिन कुछ अणुआ ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है? 3 सेल स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? 3 सेल स्टेज। और ये 3 सेल स्टेज आने के बाद वो क्या होते हैं? वहां से फ्लावर से अलग हो जाते हैं। फ्लावर से अलग निकल के फिर वो जाके स्टिग्मा से इंटरेक्शन करेंगे, फिर वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वहां पर सीड बनेगा, है ना? ये पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ याद रखना क्या है कि 60%, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजियोस्पर्म में कितने परसेंट प्लांट है जिसके अंदर पोलन ग्रेन दो सेल स्टेज तक ही डेवलप होता है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिए कि सिर्फ कितने हैं? 60%। इसके बाद के यानी 40% ऐसे प्लांट है, ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर जो पोलन होता है वो पोलन 3 सेल स्टेज में आता है। अब ये 3 सेल स्टेज का मतलब क्या है? 3 सेल स्टेज का मतलब है पहले तो वो वेजिटेटिव, फिर जनरेटिव, उसके बाद वहां पर क्या होगा? जनरेटिव जो सेल होगा, जो जनरेटिव सेल होगा, उस जनरेटिव सेल के अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन। क्या होगा वहां पर? माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद उसके पास क्या बनेंगे? दो नर गैमेट्स। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार और क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये याद रहे 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज का मीनिंग क्या है। 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज का, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सेल स्टेज में क्या होगा और 3 सेल स्टेज में क्या होगा, ये समझाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि 2 सेल स्टेज का मतलब क्या है? 2 सेल स्टेज का मतलब है यहाँ पर 2 सेल स्टेज का या दो सेल के मरहले का मतलब क्या है? एक तो यहाँ पर आ जाएगा वेजिटेटिव सेल, और दूसरा सेल कौन सा आ जाएगा? जनरेटिव सेल। दूसरा कौन सा आ गया? जनरेटिव सेल। और 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज या 3 सेल्स मरहला, इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी होगा वेजिटेटिव सेल, यहां पर भी होगा जनरेटिव सेल। बस यहां पर फर्क कहां पर है? यहां पर फर्क ये है कि ये जनरेटिव सेल के अंदर क्या होगा? मियोटिक, क्या होगा यहाँ पर? मियोटिक डिवीजन। क्या होगा यहाँ पर? मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन होके यहाँ पर क्या बनेंगे? यहाँ पर दो नर गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे यहाँ पर? दो नर गैमेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि सिर्फ फर्क क्या है 2 सेल स्टेज में और 3 सेल स्टेज में। फर्क क्या है? 2 सेल स्टेज में सेल के अंदर वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल होगा, और 3 सेल स्टेज में जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर एक और डिवीजन होगा। वो डिवीजन कौन सा होगा? मियोटिक डिवीजन। कौन सा होगा? मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बनेंगे? दो नर गैमेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 3 सेल स्टेज के अंदर मियोटिक डिवीजन कौन से सेल में होगा, और ऑप्शन में हो सकता है जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। तो सही आंसर क्या है? सही जवाब क्या है? जनरेटिव सेल। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। तो एग्जाम में यहाँ पर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, ठीक है। ना बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि जो पोलन ग्रेन है ना, अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो फ्लावर को जैसे ही आपने उनको दिया तो उनको छींक आना शुरू हो जाती है।
कुछ लोगों को हम बोलते हैं कि इनको फूल की एलर्जी है ना। फूल की एलर्जी का मतलब क्या है? फूल की एलर्जी का मतलब है कि जब उसने उसकी खुशबू सूंघा या इनहेलेशन किया, जब अपने नाक के पास उसने वो फ्लावर को लेकर गया, तो उस फ्लावर के अंदर जो पोलन थी, वो पोलन उनकी एयर के साथ उनकी नाक में चले गई, और जैसी नाक में चले गई तो नाक में जाते के साथ उनको क्या आना शुरू हो गई? छींक आना शुरू हो गई। तो बहुत सी जो अनवा है, बहुत सारी जो फ्लावर की किस्में हैं, बहुत सारे जो फ्लावर की किस्में हैं, तो बहुत सी अनवा के पोलन ग्रेन्स कुछ लोगों के लिए शदीद एलर्जी और नरखे की नाली के वरम का सबब बनते हैं। यानी ये क्या होता है कि उनकी जो ये नाली है, नाक की जो नाली है, ये नाक के नाली में जाके वो पोलन्स अटक जाते हैं, और उसकी वजह से या तो उनको छींके आएंगी, या फिर उनको रैशेस आ जाएंगे बॉडी पे, या फिर उनकी जो नाक की नाली है, ये जो ये है, ये पूरी स्वेल हो जाएगी। ठीक है, जिससे बिल आखिर, अब आपको भी मालूम है, अगर नाक की नाली सूज गई तो क्या होगा, या अगर आपको एलर्जी और कंटिन्यूस आपको छींक आ रही है तो क्या होगा? तो तनफ्फुसी नखाइस, आपके अंदर क्या होगा? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी आपके जो रेस्पिरेशन है, जो आपका तनफ्फुस का अमल है, वो प्रॉपर नहीं होगा। तनफ्फुस का अमल प्रॉपर नहीं होगा तो आप ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं ले सकेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली रिलीज नहीं कर सकेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पोलन ग्रेन्स। फिर दम्मा, हम अक्सर सुनते हैं दम्मे का, आप लोगों ने देखे होंगे कि दम्मा का जो मरीज होता है, तो ये जो दम्मा की बीमारी होने के खदशात भी पोलन ग्रेन से होते हैं। और ब्रोंकाइटिस, क्या होता है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है? जो हमारा लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स, लंग्स के अंदर एक पार्ट है, उसको कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहा जाता है उसको? ब्रोंकाई। और उस ब्रोंकाई में ये पोलन जाके जमा हो जाएंगे। पोलन वहां जाके जमा हो जाएंगे, तो उसको निकालने के लिए वहां पर सिक्रीशन होगा म्यूकस। म्यूकस क्या रहता है? म्यूकस बेसिकली चिपचिपा मादा है, यानी हमारे नाक से जो पूरा मादा निकलता है वो कैसा रहता है? चिपचिपा। तो वो पोलन ग्रेन को लंग्स से बाहर लाने के लिए हमारा लंग्स क्या रिलीज करेगा? वो चिपचिपा मादा, जिसको हम कहते हैं म्यूकस। उसको क्या कहते हैं? म्यूकस। लेकिन हुआ क्या कि वो पोलन ग्रेन को बाहर लाने के बजाय वो म्यूकस लंग्स के अंदर क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो पूरा लंग्स है, उसके अंदर जो ब्रोंका है, वो धीरे 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 स्वेल होना शुरू हो जाएगा। तो उस बीमारी को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। क्या कहा जाता है उस बीमारी को? ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि कुछ लोगों के अंदर पोलन ग्रेन्स अगर बॉडी के अंदर चले जाए या बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से तनफ्फुसी नुखाइस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तनफ्फुसी नखाइस हो सकते हैं। उसकी वजह से दम्मा हो सकता है, और उसकी वजह से हो सकता है ब्रोंकाइटिस। क्या हो सकता है? ब्रोंकाइटिस। लंग्स की बीमारी, लंग्स की यानी फेफड़ों की बीमारी वहां पर हो सकती है। फिर ये भी कहा जा सकता है कि पार्थीनियम, ये भी कहा जा सकता है पार्थीनियम या कैरेट ग्रास। पार्थिनम या कैरेट ग्रास। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिए कि हुआ क्या था कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, कोई बता सकता है? हिंदुस्तान के अंदर जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, क्या है उसका मीनिंग? ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? सब्ज इनकलाब। दसवीं जमात में आप लोगों ने पढ़े होंगे सब्ज इनकलाब। क्या है सब्ज इनकलाब, कोई बता सकता है? रौनक, सानिया, जैनब, नहीं मालूम किसी को? हेलो, नहीं मालूम किसी को? सब्ज इनकलाब का मतलब क्या है? जब हिंदुस्तान के अंदर गेहूं की पैदावार हुई, तो उस वक्त बहुत बड़ा लेवल पे क्या हुआ? हमारे पास काश्तकारी हुई गेहूं की, बहुत बड़ी लेवल पे हमारे पास क्या हुआ? गेहूं चावल हमारे पास उगाया गया। तो ये जो गेहूं चावल जो थे, ये जो वैरायटी थी, यानी जो किस्म थी, ये कहाँ से लाई गई? ये बाहर से लाई गई। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सब्ज इनकलाब। तो हुआ क्या कि जब हिंदुस्तान में गेहूं की दर आमद
जब हिंदुस्तान के अंदर गेहूं की दरामद हुई, यानी बाहर से हमने गेहूं लेकर आए और यहाँ पर उनको ग्रो करने लगे, तो उस वक्त क्या हुआ कि पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, पार्थिनम और कैरेट ग्रास, ये दो ऐसे थे जो हिंदुस्तान में गेहूं के साथ साथ ये भी आ गए, ये भी क्या हो गए, बतौर मिलावट आ गए और हर जगह उगना शुरू हो गए। कहाँ पर? हर जगह, यानी कैरेट ग्रास और पार्थिनियम ये हर जगह पे हमको दिखाई देने लगे और इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, पोलन एनर्जी डेवलप हो गई, लोगों के अंदर पोलन के ग्रेन की वजह से जो बीमारियां होती थी वो बढ़ गई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इसमें पूछा जाता है कि कौन से इंडिया के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी वजह से पोलन एलर्जी डेवलप हुए। तो एक है पार्थिनियम और दूसरा है कैरेट ग्रास, इसको याद रखिए। लेकिन ये कब हुआ? जब हमारे पास क्या हुआ, गेहूं की दरामद हुई हिंदुस्तान के अंदर, जब सब्ज इनकलाब आया हिंदुस्तान के अंदर, जब अनाज का बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा, बहुत बड़े, तो उसके लिए जो सीड्स हमने बाहर से लाए, जो वैरायटी हमने बाहर से लाए, उसके साथ साथ कौन आ गया, कैरेट ग्रास आ गया, उसके साथ पार्थिनम आ गया और इनके जो पोलन थे वो हवा में मिल गए, जिसकी वजह से हमारे पास जो लोग थे उनको इसकी क्या हो गई, एलर्जी हो गई या वो उनके नाक में घुसना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उनको कई सारी बीमारियां हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है ना बच्चों। कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे हैं जो भरपूर ग़िज़ाइयत प्रोवाइड करते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, भरपूर ग़िज़ाइयत, यानी उनके अंदर सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, हर चीज उनके अंदर अवेलेबल होती है। तो पोलन ग्रेन में क्या होती है, भरपूर ग़िज़ाइयत होती है। हालिया वर्षों में, यानी अभी कुछ सालों में, इजाफी ग़िज़ा के तौर पर, यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट के तौर पर, यानी आप खाना भी खा रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि आपको वो पावर नहीं मिल रहा है, आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपके बॉडी के अंदर ताकत नहीं है, तो इजाफी ग़िज़ा, यानी हम लेते हैं ना, जैसा मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए, और इसी तरह से है, आप लोगों ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, है ना, विटा वाइटल, जियो जी भर के, इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट है, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इजाफी ग़िज़ा है। तो हालिया वर्षों में इजाफी ग़िज़ा के तौर पर पोलन की गोलियों का इस्तेमाल एक फैशन बन गया। यानी अब हमारे पास क्या होता है, ये जो पोलन है इनसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं, तो लोगों ने क्या करना शुरू करा, इसको इजाफी न्यूट्रिएंट सोर्स बोल के इसका क्या करना शुरू करा, इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे देखिए मैंने नीचे डायग्राम आपके सामने ऐड किया, जैसा बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड, ये बी पोलन टैबलेट का इस्तेमाल होता है और क्या कहा जाता है कि ये नेचुरल बी कलेक्टेड पोलन है, जिससे आपको बॉडी में ताकत मिलेगी। इसी तरह से ये पोलन प्रोडक्ट्स है, ये क्रीम वगैरह है चेहरों को लगाने के लिए, ड्रिंक टॉनिक है, बच्चों के लिए एनर्जी शेक है। तो इस तरह के कई सारे जो प्रोडक्ट है वो भी कहाँ से बनने लगे, पोलन ग्रेन से बनने लगे हैं आज के कंडीशन में, और उनको इस्तेमाल किया जाता है इजाफी ग़िज़ा के तौर पर। कुछ मगरबी जो ममालिक है इनमें गोलियों और शरबत की शक्ल में पोलन की मुतअद्दिद अशिया बाजार में दस्तयाब है। जो मगरबी ममालिक है, जो वेस्टर्न दुनिया है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके अंदर गोलियों, शरबत इसकी शक्ल में भी क्या मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। फिर ये दावा भी किया जाता है कि पोलन का इस्तेमाल करने से जो रेस के घोड़े हैं या जो खिलाड़ियां हैं, जो खिलाड़ी है यानी जो प्लेयर्स है और जो घोड़े हैं जो रेस में दौड़ते हैं, तो उनकी जो कारकर्दगी में क्या होता है, इजाफा होता है। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन को एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट सोर्स के तौर पे क्या किया जाता है, अब इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है कि हमने स्टामन पढ़ा, फिर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा, फिर हमने पोलन ग्रेन्स पढ़ा, देन पोलन ग्रेन की अहमियत या पोलन ग्रेन के डिसएडवांटेज पढ़े हमने, अब पोलन ग्रेन के हमने एडवांटेज पढ़े। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है कि उसके डिसएडवांटेज में ये है कि तनफुसी नुकाइस होंगे, दमा जैसी बीमारी हो जाएंगी, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हो जाएंगी, प्लस इसी पोलन ग्रेन के बहुत सारे फायदे भी हैं। जो रेस के घोड़े हैं उनको अगर ये खिलाते हैं तो वो रेस में ज्यादा फास्ट दौड़ेगा। इसी तरह से जो फील्डर्स है, खिलाड़ी है, ये जो खेलते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, तो जल्दी थक ना जाए, इसलिए उनको भी क्या दिया जाता है, पोलन ग्रेन्स उनको खाने के लिए दी जाती है। लो बच्चों, यहाँ किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़ना है फिर। यस सर। ना एक और इम्पोर्टेंट चीज जिसको याद रखना है वो क्या है
कि बारहवरी के लिए जो हमने कहा कि जो पोलर है, जब हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमारे बारहवरी से पहले क्या होता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारे बारहवरी से पहले स्टमन होता है, स्टमन के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अमल की वजह से पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, ये हम हमारे बारहवरी से पहले पढ़ रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमने ये बात पढ़ी है कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, अगर मेल की बात करें, मेल फ्लावर की बात करें, तो उस मेल फ्लावर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बन जाते हैं वहां पर, पोलन ग्रेन। तो अब यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले हैं कि बारहवरी के लिए यानी फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ग्रेन्स को अपनी फालियत खोने से पहले स्टिग्मा पर पहुंचना चाहिए। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन का अमल होगा, तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन कहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, ये पोलन ग्रेन ने स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। ये जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर उसने पहुंच जाना चाहिए। तो स्टिग्मा पे पहुंचने से पहले पहले तक इसकी फालियत, इसकी वर्किंग चालू रहना चाहिए। ये अपनी वर्किंग को लॉस नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं कि पोलन ग्रेन कितने अरसे में अपनी फालियत या हयात पजीरी को कायम रख सकते हैं? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पोलन ग्रेन कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, कितने घंटे तक वर्किंग कंडीशन में रहेगा, फालियत कंडीशन में रहेगा या जिंदा रहेगा। तो अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आया और एक नया कंसेप्ट है कि हर पोलन की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं। इस अरसे में, यानी जो अरसा है जिसमें पोलन बन गया, अब इस पोलन ने कहां पर चला जाना चाहिए, स्टिग्मा पे जाना चाहिए। और स्टिग्मा पे जाने के बाद उस पोलन और वहां पर जो एक्स ओव्यूल रहेंगे, उनका इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से फिर आगे सीड बनेगा। तो ये अमल होना है, लेकिन पोलन ग्रेन अभी बना। अब ये पोलन ग्रेन को अपनी सही लोकेशन पर जाने तक कितना वक्त लगेगा, तो अब जब तक वो वहां पहुंचता नहीं तब तक उसने फाल रहना चाहिए, उसने जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, तो इस अरसे में जिसके दौरान पोलन ग्रेन्स हयात पजीर रहे, जबरदस्त फर्क है। यानी जब तक पोलन जिंदा रहे, तो अलग अलग पौधों में अलग अलग इसका ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पोलन ग्रेन है, इनकी जो हयात है, इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये किसी हद तक उस वक्त के दर्जे हरारत और नमी पर मुनहसिर है कि वो जो पोलन ग्रेन है उसको किस किस्म का दर्जे हरारत मिल रहा है और उसको नमी यानी मॉइस्चर कितनी मिल रही है, इस पर डिपेंड है। अगर कोई पोलन है उसको दर्जे हरारत बहुत कम मिल रहा है और नमी मॉइस्चर ज्यादा है, इसका मतलब पानी उसको ज्यादा मिलेगा, टेम्परेचर कम मिलेगा, तो वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और जिंदा रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत धूप में पड़ा हुआ है, पानी भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो अंदर से ड्राई हो जाए, और अगर वो ड्राई हो गया तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग पोलन ग्रेन्स को अलग अलग ड्यूरेशन, लाइफ का ड्यूरेशन मिलने के चांसेस है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि उनको किस किस्म का दर्जे हरारत वहां पर मिल रहा है, टेम्परेचर कितना मिल रहा है, प्लस वो जो नमी है, जो वाटर है, जो पानी है, वो उनको कितना मिल रहा है, ये डिसाइड करेगा कि वो कब तक जिंदा रहेगा। अगर उसको सही टेम्परेचर मिल रहा है, कम से कम टेम्परेचर मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा पानी मिल रहा है, तो वो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, पानी बहुत कम है, तो उसके क्या हो सकते हैं, वो मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पोलन ग्रेन की जो हयात है वो दर्जे हरारत पर यानी टेम्परेचर और नमी यानी मॉइस्चर पे डिपेंड है। इसीलिए आप देखो कि जो फ्लावर होते हैं या आपने जो खेत देखे होंगे, तो खेत में क्या किया जाता है, अक्सर खेत के अंदर जो जितने भी अनाज रहता है या जो सीड्स रहते हैं, उनको एक ऐसी जगह पे रखा जाता है जहां पर दर्जे हरारत कम हो और वहां पर पानी के रिसोर्स ज्यादा हो, ताकि वो ज्यादा दिनों तक महफूज रहे। तो ये क्यों होता है, ये इस तरह के सीड्स को क्यों करते हैं, क्योंकि जो पोलन है उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए और नमी मॉइस्चर क्या हो जाए, कम हो जाए। फिर बाज अनाज जैसे धान, गेहूं में पोलन ग्रेन्स के निकलने 30 मिनट के अंदर ही अपनी हयात पजीरी खो देते हैं।
यानी अनाज के, गेहूं के, इनकी बात अगर करें तो इनके जो पोलन्स होते हैं, इनके पोलन ग्रेन की जिंदगी कितने मिनट की है? इनके पोलन ग्रेन की जिंदगी सिर्फ कितने मिनट की है? 30 मिनट की है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको पूछ लेगा कि धान या गेहूं, इनके पोलन ग्रेन की जिंदगी कितनी है? तो इनके पोलन ग्रेन की जिंदगी कितनी है? सिर्फ 30 मिनट, आधे घंटे की। जबकि रोजेसी, ये एक फैमिली है, रोजेसी, लेग्यूमिनासी, लेग्यूमिनासी और सोलेनेसी, ये 3 फैमिली है। इन 3 फैमिली के जो अफराद है, यानी 3 फैमिली के जो मेंबर हैं, वो महीनों अपनी हयात पजीरी को कायम रखते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि जो धान है और जो गेहूं है, धान और गेहूं की अगर बात करें तो इनकी जिंदगी कितनी है? इनकी जिंदगी सिर्फ 30 मिनट की है। कितनी जिंदगी है? इनकी हयात पजीरी कितनी है? 30 मिनट। इसी के मुकाबले में अगर आप बात करें रोजेसी, लेग्यूमिनासी और सोलेनेसी, अगर इन फैमिली की बात करें तो इनकी जो जिंदगी है, इनकी जिंदगी क्या है? महीनों है, मंथ्स है। कितने मंथ से यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन कई महीने ये जिंदगी इनकी रह सकती है। फिर आपने मसनूई तखमरेजी, आपने बहुत सारे जगह पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी मसनूई तखम पजीरी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तखमरेजी का मतलब क्या होता है? तखमरेजी का मतलब ये होता है जब काश्तकार, जो किसान होता है, वो जमीन के अंदर सौ करता जाता है, बीज को बोता जाता है, तो उसको कहा जाता है तखमरेजी। तो जो ना जमीन के अंदर हम जब बीज को बोते हैं तो उस अमल को कहा जाता है तखमरेजी। तो मसनूई तखमरेजी के लिए बहुत से जानवरों बशमूल इंसानों के अंदर मादा मनविया या स्पर्म को जखीरा करने के बारे में सुना होगा। आप लोगों ने आजकल बहुत सारी जगह पर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का अमल होता है। आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, शाहरुख खान का जो बेटा है, शाहरुख खान का जो बेटा है, तीसरा बेटा जो है ना, आप लोगों ने सुना होगा। तो वो जो बेटा है वो कैसे वो जो बच्चा है वो ग्रोथ कहाँ होगा? वो ग्रोथ उसकी जो होगी वो उसकी माँ के अलावा दूसरी लेडी के बॉडी में होगा। तो उस वक्त क्या किया गया? उस वक्त जो स्पर्म है, स्पर्म को जमा किया गया, एग को जमा किया गया। तो वो जो गौरी खान है, वो गौरी खान के पास से एग्स लिए गए और जो शाहरुख खान है उसके पास से स्पर्म लिया गया और उन दोनों के स्पर्म को और एग को स्टोर करके रखा गया, उनको जमा करके रखा गया, उनकी हिफाजत करके रखी गई। तो ये जो बात कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो उसमें क्या किया जाता है? जो मादे मनविया है, स्पर्म है, उनको निकाल कर जखीरा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास आजकल क्या होता है? आजकल ये होता है, क्योंकि बोल नहीं सकते हम ये नहीं बोल सकते कि बारिश नेक्स्ट ईयर में अच्छी गिरेंगी या नहीं गिरेंगी, या नेक्स्ट ईयर में हमारे पास ये जो फ्लावर है इसी किस्म के फ्लावर आएंगे या नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखेंगे, पोलन ग्रेन को जमा करके रखेंगे, और पोलन ग्रेन को जमा करके हम क्या करेंगे? फिर बाद में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, मसनूई तरीके से हम क्या कर रहे हैं? उनको जमा करके रख रहे हैं। तो आजकल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी हाई हो गई है, हमारे पास जो टेक्निक्स है वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है कि हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल लेवल के ऊपर हम अमल बारावरी करा सकते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि सनफ्लावर अगर जून में आता है, लेकिन हमको सनफ्लावर जनवरी में चाहिए। क्यों? क्योंकि जनवरी में शादियां बहुत होती है, जनवरी में शादियां बहुत होती है, उस वक्त फ्लावर की कमी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? हम ये जो फ्लावर है उनको कब ग्रो करेंगे? जनवरी में, और खूब मुनाफा कमाएंगे। तो ये जो तखमरेजी है या ये मसनूई आर्टिफिशियली जमा करने का अमल है वो यहाँ पर फायदेमंद होता है। तो यहाँ से इतना याद रखिए कि अलग अलग पोलन ग्रेन को उनकी जो हयात होती है वो अलग अलग होती है। प्लस आप क्या कर सकते हैं? उन पोलन ग्रेन को जमा करके रख सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, मसनूई तरीके से उनका क्या कर सकते हैं? आप जखीरा करके रख सकते हैं। फिर अनवा की यानी स्पेशीज की एक कसीर तादाद, स्पेशीज की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके पोलन ग्रेन्स को रकीक नाइट्रोजन, इसके अंदर रकीक नाइट्रोजन, और उस रकीक नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है।
बात समझिए, मैं माइनस बात कर रहा हूँ। माइनस यानी हमारे पास जो कश्मीर वगैरह का टेम्परेचर होता है वो बहुत से बहुत -40 तक चला जाता होगा, जिसमें आदमी जम जाता है, यानी आप पूरा सॉलिड हो जाएंगे, बर्फ हो जाएंगे। लेकिन हम जो पोलन ग्रेन को जमा कर रहे हैं वो कितने, लिक्विड नाइट्रोजन, और उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना है, उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना है, उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है -160 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि पोलन ग्रेन को अगर आप स्टोर करके रखेंगे कई सालों तक, कई सालों तक अगर आपको उसको जखीरा करना है तो आप क्या करेंगे, तो कई सालों तक जखीरा करके रखने के लिए आप उसको किस में जमा करके रखेंगे, रकीक नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन। और उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, उस लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। नाउ फसलों की नस्लकारी प्रोग्रामों में इस तरह जखीरा किए हुए पोलन ग्रेन्स को बीज बैंकों की मानिंद बतौर पोलन बैंक के इस्तेमाल किया जाता है। फसलों के नस्लकारी प्रोग्राम यानी क्या होता है कि हमारे पास आजकल क्या होती है, जो गवर्नमेंट्स है या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है, यानी आपने देखे होंगे कि किसान जो होते हैं उन किसानों के पास कुछ कंपनियां जाती है और वो कंपनियां उनको बोलती है कि देखिए हमारे पास ये बीज है, आप इनको इस्तेमाल करिए, आपको बहुत पैदावार मिलेगी, आप लाखों करोड़ों रुपए इससे कमा लेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके पास ये बीज कहाँ से आए, ये सीड इनके पास कहाँ थे जो उस किसान को लाकर दे रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने इस सीड को बहुत पहले स्टोर करके रखा था, बहुत पहले जमा करके रखा था। तो इन्होंने कहाँ जमा करके रखा था, तो इन्होंने क्या किया था, वो जितने भी पोलन ग्रेन्स है उन पोलन ग्रेन्स को कहाँ जमा करके रखा था, बीज के बैंकों में। कहाँ पर करके रखा था उन्होंने, सीड बैंक्स। कहाँ पर जमा करके रखा था उन्होंने, सीड बैंक्स के अंदर। जैसा हम हमारे पैसे जमा करके रखते हैं कि जब हमको जरूरत पड़ेगी हम बैंक में जाएंगे, पैसा निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से ये जो कंपनियां होती है ये क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को बीज बैंकों में, सीड बैंक्स के अंदर ले जाके क्या कर देती है, जमा करके रख देती है। और जमा किस तरह करती है, पोलन बैंक्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में करके रखती है, पोलन बैंक्स। क्या बनाती है वो, उसका पोलन बैंक्स। और इन पोलन बैंक से फिर वो क्या करती है, जब मौसम आता है उस मौसम में उन किसानों को ले जाकर देते हैं, किसानों को ले जाकर देंगे, उनको बोलेंगे कि भाई ये पोलन का ये फायदा है, अगर आप इस महीने में ग्रो करेंगे तो इतने इतनी इसकी क्वांटिटी में इतनी इतनी पैदावार होंगी, आपको ये फ्लावर इस तरह के मिलेंगे, ये फ्लावर इस बीमारी से बचता है, ये फ्लावर को इतना टेम्परेचर लगा, ऐसे करा वो पूरी नॉलेज वहां पर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये सारा जो उन्होंने सिस्टम बनाया, ये सिस्टम किस किस तरह से है, तो वो पहले क्या करते हैं कि जितनी भी पोलन्स निकली है उस पोलन्स को वो बैंक यानी सीड बैंक में जमा करते हैं, और सीड बैंक से फिर पोलन बैंक बनाते हैं, और फिर वो जब मौसम आता है, जब उसका इन्वायरमेंट आता है, सही टाइम आता है, तो वो मार्केट में लाके क्या करते हैं, उनको को बेचते हैं, किसानों को बेचते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को क्या करके रख सकते हैं, हिफाजत करके रख सकते हैं, लेकिन उस पोलन ग्रेन के अंदर क्या बाकी रहना चाहिए, उसकी फालियत। अगर वो पोलन ग्रेन डेड हो गया और उसके बाद आपने उसको स्टिग्मा के ऊपर इम्प्लांट किया या स्टिग्मा के ऊपर ले जाके भी रखा, तो वहां पर कोई फर्टिलाइजेशन का अमल बारावरी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बहुत दिनों तक रखने से या आपने अगर उसको सही तरीके से नहीं रखा है तो पोलन की क्या हो सकती है, मौत। और अगर पोलन की मौत हो गई या पोलन की डेथ हो गई तो अब वो पोलन की वजह से कोई फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं होगा तो कोई सीड नहीं बनेगा, कोई सीड नहीं बनेगा तो कोई प्लांट नहीं बनेगा, कोई प्लांट नहीं बनेगा तो आपके पास फ्लावर नहीं बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके बच्चा, अब ये यहाँ तक जो टॉपिक था हमारा वो स्टमन था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था और पोलन ग्रेन था। अब जो नया टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है पिस्टल मेगास्पोरोजीनियम और एम्ब्रियोसैक। जिस तरह से हमने मेल वाले यानी एंड्रोशियम की बात किए थे, उसी तरह से हम गाइनोशियम भी पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में अभी तक हम पढ़ रहे थे एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है? एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल गैमेटोफाइट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्टेमन, उसके बाद हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और उसके बाद हमने पढ़ा पोलन ग्रेन। अब इसी तरह से हम क्या पढ़ने वाले हैं? गाइनोशियम। हम क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर? गाइनोशियम। और गाइनोशियम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? गाइनोशियम में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या पढ़ने वाले हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पिस्टिल, मेगास्पोरोजीनियम, मेगास्पोरोजीनियम मतलब, एंड एम्ब्रियोसैक। और क्या पढ़ने वाले हम? एम्ब्रियोसैक। तो सेम जिस तरह से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर पढ़े, इसी तरह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर स्टडी करने वाले हैं। तो दो अलग अलग सिस्टम है, ये दो अलग अलग सिस्टम फ्लावर के अंदर होते हैं। इन दोनों सिस्टम की हम स्टडी करने वाले हैं। इसीलिए मैंने जब हमने चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने कहा था कि जो फ्लावर होते हैं, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनसी तौलीद का अमल होता है। और हमको मालूम है जिनसी तौलीद के लिए जरूरी है दो अलग जिन्स का होना, दो अलग सेक्स का होना। एक जगह होगा मेल, एक जगह होगा फीमेल, एक जगह होगा नर, एक जगह होगा मादा। और इसी तरह से नर के पास कुछ ऑर्गन होंगे, और नर के पास जो ऑर्गन होते हैं उनको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो मादा होती है, मादा के पास जो ऑर्गन होते हैं उसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर के पास जो पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है उसको कहा जाता है एंड्रोशियम। नर के पास जो होता है उसको क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम। और जो फीमेल के पास होता है उसको क्या कहा जाता है? गाइनोशियम। एंड्रोशियम में क्या क्या होता है? स्टमन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन। और गाइनोशियम में क्या होता है? गाइनोशियम में होता है पिस्टिल, मेगास्पोरोजीनियम या एम्ब्रियोसैक। और कल के लेक्चर में या फिर मैं आप लोगों को मैसेज डालूंगा, अगर हो गया तो आज रात में, जिस तरह से कल हमने रात में 7 बजे लेक्चर लिया था, इसी तरह से आज भी 7 बजे लेक्चर हो सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए, या तो आज 7 बजे मैं लेक्चर लूंगा या कल लेक्चर लूंगा इसी टाइमिंग पे। तो आज का अगर लेना रहा तो मैं 5-6 बजे 4-5 बजे तक आपको मैसेज डाल दूंगा कि आज हम लोग लेक्चर लेंगे या फिर कल के लेक्चर के लिए। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? एक मिनट है हमारे पास, नहीं सर। सोच समझ के बताइए। नहीं है सर। ओके, जैनब, जैनब आपको कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो हम कल या आज रात में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पिस्टिल, मेगास्पोरोजीनियम और एम्ब्रियोसैक। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ 1 मिनट में, वैसे भी मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, दुआ में याद रखिए। और हाँ, मैंने कल का लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप में से किसी का अगर ओपन नहीं हो, वीडियो अगर ओपन नहीं होगा तो आप लोग क्या